साहित्यकारों की दुनिया, केसर की क्यारी में काला धन, राजस्थानी तेवरों की झलक। जिन दिनों ठाकुर ऑफिस की सरगर्मियों में जरूरत से ज्यादा व्यस्त रहते, मैं साहित्य की दुनिया में खोई रहती। गाहे बगाहे कोई न कोई कवि मेहमान आ जाता। कुछ अजीबो गरीब अनुभव इन लोगों के कारण हुए, कुछ तो ऐसे जिन्हें याद करके ही हंसी आती है। एक बार हिंदी के अति विशिष्ट रोमांटिक कवि गोपाल दास नीरज बंबई में हमारे यहाँ ठहरे हुए थे। वो भी कानपुर के डीएवी कॉलेज के छात्र थे। उन्हीं दिनों जब हम भी वहाँ अध्ययन कर रहे थे, उनका अपना एक फ्लैट शहर से कुछ दूर था, जो उन्होंने अपनी प्रेमिका को दे रखा था। जब बंबई आते वहीं ठहरते थे। प्रेमिका एक जानी मानी लेखिका थी। एक दिन हम शाम को घर में बैठे हुए थे कि बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, टीपी भाई कहाँ हो? अरे मैं मर गया, मुझे बचाओ टीपी भाई। हमने झांक कर देखा, कवि महोदय चिल्ला रहे थे। किसी तरह उन्हें ऊपर लाए। उनका पैर पूरी तरह जला हुआ था। डॉक्टर बुलाया, दिखाया, पूछा ये सब कैसे हुआ। किस्सा यूं हुआ कि कवि महोदय के पास उनकी प्रेमिका के प्रेम पत्र रखे हुए थे। वह बार बार इनसे शादी के लिए कहती थी, और क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थे, एक बड़ा बेटा भी था, अतएव शादी नहीं कर सकते थे। लिहाजा प्रेमिका ने कहा, शादी नहीं कर सकते तो मेरे प्रेम पत्र वापस कर दो। कैसे प्रेम पत्र? कवि महोदय ने पूछा। वह जो तुम्हारे पास रखे हैं, जल्दी दो, मुझे ऑफिस को देरी हो रही है। अच्छा, शाम को ढूंढ कर दे दूंगा। खैर वह तो ऑफिस चली गई। अब कवि महोदय ने क्या किया कि पत्र तो निकाल लिए, लिफाफे रहने दिए। शाम को जब वह ऑफिस से लौटी तो उसने पुनः फरमाइश की, मेरे पत्र मुझे वापस दे दो और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। कवि महोदय उठे, लाल रुमाल में बंधे वो पत्र लाकर उसके हाथों में थमा दिए। उस समय वो कपड़ों पर इस्त्री कर रही थी। इस्त्री रोककर पत्र देखे तो लिफाफे मिले, पर पत्र नदारद। अब तो उन्हें बहुत क्रोध आया। लाजमी था क्रोध का आना भी। उसने आव देखा ना ताव, वह गर्मा गर्म इस्त्री उनके पैर पर चिपका दी। बेचारे कवि भागे वहां से। घाव ठीक होने तक वह हमारे घर में रहे। इस दौरान जो भी आता उससे अपनी प्रेमिका की बेवफाई की कहानी कहते। मुझसे जिद करते कि सब समाचार पत्रों में उनकी द्वारा लिखी ये कविता छपवा दूं, जिसमें उन्होंने प्रेमिका का नाम ले लेकर उसे कोसा था। अब बताइए ऐसा कैसे हो सकता था? अतः एक सप्ताह बाद वो रूठकर घर से चले गए। उन्हीं दिनों भवानी दादा से भी परिचय हुआ। भवानी दादा अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र, बिंदु बिंदु जोड़कर जिन्होंने समूचा आकाश रच डाला। सबसे पहले मैंने उन्हें लाल किले में सुना था। ना निरापद कोई नहीं है, ना निरापद कोई नहीं है, न मैं न तुम न वो, कोई है कोई है कोई है, जिसकी जिंदगी दूध की धोई है। मंच से उड़ते स्वर लाल किले की बुलंदियों से टकराते हुए ऊपर और ऊपर उड़ते हुए आकाश के विस्तार में समाते जा रहे थे। सचमुच कौन कह सकता है दावे से कि उसकी जिंदगी दूध की धोई है। अपने गीत फरोश होने का ऐलान उन्होंने भले कितने ही जोर शोर से किया हो, पर सच तो ये है कि भवानी दादा कविता बेचते नहीं, लुटाते थे। जिस किसी ने भी मांग की, 2 शब्द एक पोस्टकार्ड पर लिखकर भेज दिए और वही कविता होती थी। आधी सदी से भी अधिक समय तक
निरंतर चलती रही उनकी काव्य यात्रा। कितनी कविताएं लिखीं, इसका भान उन्हें भी नहीं था। आपातकाल में तो हर दिन 3 कविताएं लिखने का उन्होंने अपना नियम बना लिया था। अक्सर मुझसे कहते थे, इसको मैंने अनुष्ठान के रूप में लिया है, ये मेरी आत्मा का विरोध है आपातकाल के लिए। बाद में इनमें से कुछ कविताएं त्रिकाल संध्या नामक संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई। एक बार मैंने साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए उनसे एक कविता की मांग की। कई दिन हो गए, स्वीकार करने के बावजूद कविता नहीं आई। मैंने फोन किया तो बोले, शीला बहन, बस एक शब्द पर अटक गया हूँ, जैसे ही मिलेगा कविता पूरी करके भेज दूंगा। भवानी दादा ठीक शब्द की तलाश में उसी तरह बेचैन रहते, जैसे किसी लापता बच्चे की तलाश में उसके माता पिता रहते हैं। किंतु ऐसा अवसर बहुत कम आता था, अन्यथा सही शब्द तो उनकी कविता में क्रमबद्ध रूप से कतार दर कतार उतरते चले जाते थे। शब्द टप टप टपकते हैं फूल से, शब्द टप टप टपकते हैं फूल से, सही हो जाते हैं मेरी भूल से। उनके शब्दों की धार बहुत करारी थी, किंतु उसके नीचे जाकर किसी शब्द पर खरोच नहीं आती थी। हर शब्द एक तराशे हुए नग सा अपनी जगह जड़ा हुआ होता था। उनके इसी भाषा कौशल से चकित किसी समीक्षक ने लिखा था, ये आदमी कविता ऐसे लिखता है जैसे रस्सी बुनता हो। मैंने भवानी दादा को फोन किया, दादा ऐसी सुंदर कविता की समीक्षा में समीक्षक ने क्या घटिया उपमा दी है। दादा बोले, कोई बात नहीं, नहले पर दहला लगाना तो मैं भी जानता हूँ। कुछ समय बाद भवानी दादा का एक और नया संग्रह आया। इस संग्रह का नाम था बुनी हुई रस्सी। भवानी दादा के जाने माने शिल्प में रस्सी जैसी लयबद्ध कविताएं। इसी कृति बुनी हुई रस्सी को सन 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किशोरावस्था में उनकी प्रसिद्ध कविता गीत फरोश की पंक्ति मैं गीत बेचता हूँ से कवि के प्रति एक लगाव मुझे जो पैदा हुआ था, वह जैसे जैसे उनको जाना उनके प्रति आदर और श्रद्धा में बदलता गया। उनके भीतर कविता की कोमल बेल कैसे बढ़ती और फैलती थी, इसका रहस्य केवल वो ही जानते थे। एक बार हमारे घर पर करीब 2 घंटे उन्होंने लगातार कविता पाठ किया। वह संध्या तो भुलाए नहीं भूलती। गांधी जी में उनकी आस्था उतनी ही प्रबल थी जितनी ईश्वर में, किंतु वो व्यथित भी बहुत होते थे ये देखकर कि गांधी के मूल्यों की ओर देखने की किसी को फुर्सत नहीं है। हिंदी की दुर्दशा से भी विचलित हो उठते थे। फिर भी उनके शब्दों में कहीं निराशा की झलक नहीं थी। वो उदासी के नहीं, पल पल धड़कती जिंदगी के कवि, जीवंत कवि थे। उत्साह और ऊर्जा के कवि थे, आम आदमी के कवि थे। हृदय में पेसमेकर लगाए वो आयु के समूचे उत्तरार्ध में हैदराबाद, मद्रास, बंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में रहे, किंतु मानसिक रूप से वो यहाँ के प्रदूषण भरे जीवन से सामंजस्य नहीं बिठा पाए थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, शीला बहन, मेरा तन दिल्ली में रहता है, किंतु मन सतपुड़ा के घने जंगलों, ऊंघते अनमने बियाबानों में घूमता रहता है। इसलिए अपरिचय के विंध्याचल को समतल करते, नर्मदा की लहरों में डूबते जब भी मौका मिलता है, मैं दिल्ली छोड़कर उन ग्राम्य अंचलों में पहुंच जाता हूं और वहां से प्राण वायु लेकर लौटता हूं। आदमी के जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं, कोई घटना नहीं जिसके बारे में उन्होंने ना लिखा हो। आज भी जब व्यक्तिगत दुखों के कारण कभी आंखें नम होती हैं और मन में शून्य सा महसूस होता है, तब भवानी दादा के स्वर याद आते हैं। दर्द जब घिरे बहाना करूं,
दर्द जब घिरे बहाना करो, ना 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 करो। और मैं दर्द की चादर झटक कर उठ खड़ी होती हूँ और उनके ही शब्दों से प्रेरणा पाते हुए कि कब तक पड़े रहोगे ऐसे, कब तक पड़े रहोगे ऐसे, रत्ती भर दुख का नशा लिए। एक और व्यक्तिगत जिनकी स्मृति आज भी ताजा है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की है। पहली बार आज से 30 वर्ष पहले जब लक्ष्मी भाई से मेरी भेंट हुई थी, तब सहज ही उन्होंने मुझे शीला बहन का संबोधन दिया था। उस क्षण से लेकर अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वो मुझे उसी तरह संबोधित करते रहे और उसके धर्म को जीते रहे। महानगरी जीवन में ये बात अपने आप में विरल है। लक्ष्मी भाई का नाम याद आते ही एक ऐसे सहज संपूर्ण व्यक्ति का चित्र उभरता है जो जीवन के न जाने कितने संघर्षों के मंथन से निकला था। लक्ष्मी भाई को उनके जीवन की पृष्ठभूमि, उनके परिवार और परिवेश को जितना जाना, यही पाया कि अपने श्रेष्ठतम को अर्जित करने के लिए उन्होंने बहुत साधना की होगी। साधना तो सभी को करनी पड़ती है, रंक को भी, राजा को भी, अमीर को भी, किसान को भी। किंतु राजा और अमीर के बेटे को साधना करने के लिए सभी साधन उपलब्ध होते हैं, जबकि किसान और रंक के बेटे को अपनी ही क्षमता पर भरोसा करना पड़ता है। लक्ष्मी भाई किसान के बेटे थे, उनकी साधना साधनहीन की थी। फिर भी साहित्य में उन्होंने डॉक्टरेट की और अनेक विधाओं में साहित्य की रचना की। नाटक, कविता, लेख, कहानी सभी कुछ लिखा। अक्सर हमारे घर पर जब आते, बीच बीच में एक ही वाक्य उनके मुख से निकलता, टीपी भाई, मैंने विश्वविद्यालय की नौकरी भी छोड़ दी। आश्चर्य ये कि उनकी नौकरी छोड़ने की बात से मित्रगण दुखी होते, परंतु वो हंसते ही रहते। मुक्ति की निश्चल हंसी। वो शहर के कृत्रिम जीवन में रहते हुए भी खेतों की खुशबू से जुड़ी देहाती मिट्टी को जी जान से प्यार करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर हम बड़े चिंतित रहते। उनकी पत्नी आरती भाभी सहज, सरल, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, मांग में भरा भरा सिंदूर, उनके हल्के श्याम रंग पर बहुत सस्ता था। कभी मैं मिलती तो वो सदैव पूछती, कढ़ी खाने कब आ रही हैं? पति के हर कदम पर साथ देने वाली पत्नी थी वे। डॉक्टर लाल को भी मैंने कभी उनका असम्मान करते नहीं देखा। उनकी हर जरूरत पूरी करते। उनके दांत निकलवाने हैं तो डॉक्टर को ले जाकर दिखाने से लेकर तीज त्योहार पर पीहल ले जाने तक। जब मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक थी, एक बार मैंने उनसे एक लेखमाला लिखवाई, इंसानी रिश्ते, मानव संबंध। इंसानी रिश्ते डॉक्टर लाल के आसपास के संबंधों के संसार से जुड़े हुए थे, आधारित थे उन संगतियों और विसंगतियों पर जो वो अपने व्यक्तिगत जीवन और परिवेश से पाते थे और जिनका प्रस्तुतिकरण होता था उनके नाटकों में। एक बार डॉक्टर लाल ने मुझसे कहा, शीला बहन, आपके और ठाकुर भाई के जीवन को मैंने बहुत करीब से देखा है। आप दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, झगड़ते भी हैं। आम पति पत्नी की तरह छोटी से छोटी और फालतू से लगने वाली बात पर भी। ठाकुर भाई में तेजी है, आप में धीरज, उनमें कर्मनिष्ठ की गतिशीलता है। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं, वो दौड़ते हैं, आप चलती हैं। वो बड़ी से बड़ी चीज को महत्व नहीं देते, आप छोटी छोटी चीजों को भी महत्व देती हैं। वो संबंधों और रिश्तेदारियों से इतने जुड़े हैं कि लगता है परिवार को भी समय नहीं दे पाते, जबकि आप बच्चों की बात हमेशा सोचती रहती हैं। इतने विरोधाभास रहते हुए भी आप इतने घुले मिले हो जैसे शिव और पार्वती, सच्चे अर्थों में सहभागी।
ऐसा कैसे संभव होता है? मैंने कहा, लाल भाई, हम औरतों को बचपन से ये महसूस कराया जाता है कि हमारे विचारों और कर्मों का कोई महत्व नहीं है। हमें सदैव दूसरों के साथ सामंजस्य करके चलना है। धीरे धीरे जब अपने स्वतंत्र विचार बनने लगते हैं, तब तक हर स्थिति के साथ सामंजस्य बैठाना एक आदत बन जाती है। टकराव भी होते हैं बौद्धिक स्तर पर, स्वाभाविक है, पर वह क्षणिक होते हैं और हमारे आपसी संबंधों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस समय ठाकुर बहुत नाराज भी हो जाते हैं कभी कभी। वहां चाहे मैं स्वयं ही सही क्यों न हूं, सॉरी, आई एम सॉरी तो मुझे ही कहना पड़ता है। तब आप जानते हैं, इनका एक वाक्य जो ऐसी स्थितियों में अक्सर होता है वह ये है, तुम मन में तो सोच रही हो कि तुम सही हो और मैं गलत, केवल मुझे शांत करने के लिए सॉरी बोल रही हो। तब मैं कहती हूँ, अब हनुमान जी की तरह अपना हृदय खोलकर तो नहीं दिखा सकती, इसलिए मुख से निकले शब्दों पर ही उसी प्रकार भरोसा कीजिए जैसे मैं आपके प्यार पर भरोसा करती हूँ, और इसी कारण आपकी ज्यादतियां भी सह पाती हूँ। और बस फिर थोड़ी देर में हमारी लड़ाई खत्म हो जाती है। मैं समझती हूँ पति अपनी पत्नी के रूप में प्रेमिका, माँ, बहन, धर्म पत्नी, नौकर, सखा, गुरु, पथ प्रदर्शक सब कुछ देखना चाहता है, एक में अनेक। मैंने अपने को हर स्तर पर इनकी भावनाओं के अनुरूप सहज रखा है, इसलिए शायद गाड़ी ठीक ही चल रही है। इस बात को हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन देखा डॉक्टर लाल अपने हाथ में एक नव प्रकाशित नाटक की प्रति लिए चले आ रही हैं। नाम था व्यक्तिगत, और उन्होंने उसे समर्पित किया था हमें, यानी टीपी भाई और शीला बहन को। जब नाटक पढ़ा तो लगा लेखकों से बात करना भी बहुत खतरनाक है। व्यक्तिगत नाटक में दाम्पत्य जीवन के संबंधों की कथा वस्तु लेकर डॉक्टर लाल चले, किंतु उसको इतना उलझा दिया कि जिन संबंधों की मधुरता को लेकर उन्होंने कथानक प्रारंभ किया था वह कहीं खो गया। समाज की व्यापक पृष्ठभूमि में उन्होंने यही देखा कि अधिकांश व्यक्ति खंडित व्यक्तित्व जी रहे हैं और इसलिए समस्याओं के बाहरी समाधान ढूंढकर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। कादम्बिनी में मैं 5 वर्ष रही। पत्रकारिता के क्षेत्र में 1 दशक से ऊपर का समय बीत चुका था। इस बीच 2 संपादकों के साथ काम करने का अवसर मिला। बड़े ही स्वस्थ वातावरण में काम किया, किंतु तभी देखा कि धीरे धीरे समाज में जहां मूल्यों का विघटन हो रहा था, वहां इस क्षेत्र में भी उसकी परछाइयां धीरे धीरे बढ़ रही थी। कैरियर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तरह तरह के उपाय नए लोग जो भी जिस क्षेत्र में भी थे करने लगे। तब मीडिया भी इससे कैसे अछूता रहता। चाटुकारिता के नए नए ढंग इजाद हुए। हम लोग अपने समय में संपादक के कमरे में जाने से घबराते थे। अब नए प्रत्याशी उनके लिए विशेष रूप से पकवान बनाकर या फूल लेकर आए तो ऐसा लगे जैसे स्कूल में पढ़ने वाली किशोरावस्था की लड़कियां अपनी टीचर को प्रसन्न करने के लिए फूल लेकर आ रही हैं। पर शायद सब संपादक ऐसे नहीं थे। केवल कुछ ही थे जिनकी कलम तभी चलती थी जब सामने कोई सुंदरी बैठी हो। कादम्बिनी से मैं दैनिक हिंदुस्तान के संयुक्त संपादक पद पर आ गई। साप्ताहिक, फिर मासिक और अब दैनिक पत्र का संपादन। हर एक के अलग अलग अनुभव। मेरे अनुभव का यह तीसरा चरण था पत्रकारिता के क्षेत्र में। दैनिक पत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सुबह की खबर शाम तक बासी हो जाती है। रिपोर्टिंग का ढंग भी अलग। हर वक्त बदलता आईना। अखबार के पेज कैसे बनते हैं, किस समय तक ताजी खबरें ले सकते हैं। अखबार के कई संस्करण
डाक संस्करण अलग, नगर संस्करण अलग। सब मिला जुला कर एक गतिशील वातावरण, एक ताजगी महसूस की। मैं प्रेस में जाती, स्वयं खड़े होकर पेज बनवाती। मैं हर दृष्टि से अपने को सक्षम बनाना चाहती थी। उन दिनों दैनिक हिंदुस्तान में संपादक चंदू लाल जी चंद्राकर थे। उनके साथ कुछ ही दिन काम करने का मौका मिला, फिर वो लोकसभा के सदस्य और मंत्री हो गए। विनोद मिश्रा संपादक बनकर आए। उन्होंने मुझे रविवासरी पृष्ठ देखने का काम दिया। उसमें तो कोई नई बात नहीं थी, एक पूरी मैगजीन का ही तो संक्षिप्त रूप था रविवासरी। उसमें समाचार एजेंसियों से हर वक्त आने वाले समाचारों का सहारा नहीं लेना था, बल्कि हर फीचर खुद नियोजित करना था। फिर भी मैंने दैनिक में सप्ताह भर में अलग अलग दिन एक पृष्ठ खेल पर, एक विविध सामग्री पर और एक फिल्म पर देने की योजना रखी। सप्लीमेंट निकालने का भी प्रस्ताव रखा। जैसा कि बाद में अंग्रेजी पत्र तो खूब सप्लीमेंट निकालने लगे, हिंदी में वैसा नहीं हुआ।